नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी प्रथम पेपर की जो द्वितीय इकाई है उसकी जो दूसरी अवधारणा है समुदाय, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने समाज की जो अवधारणा थी उस पर चर्चा की थी। समुदाय लैटिन भाषा के दो शब्दों कम प्लस म्यूनिस से मिलकर बना है, जिसका अंग्रेजी में रूपांतरण टुगेदर सर्विंग से है, जिसका सामान्य अर्थ साथ साथ रहने के संबंधों से होता है। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यहाँ हम समुदाय की दो परिभाषाओं पर चर्चा कर रहे हैं। पहली परिभाषा इसका शाब्दिक परिभाषा है, जिसमें हम समुदाय को बताते हैं कि कम्युनिटी जो अंग्रेजी में समुदाय के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है वह दो भाषाओं से मिलकर बना है और यह भाषा लैटिन भाषा है। कम प्लस म्यूनिस, कम का अर्थ होता है टुगेदर और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग, अर्थात साथ साथ रहने वाले संबंधों को समुदाय से परिभाषित किया जाता है। शाब्दिक अर्थ के पश्चात अब हम इसकी परिभाषा को लेंगे। किंग्सले डेविस माने हुए समाजशास्त्री जिन्होंने समुदाय की सबसे सरल परिभाषा दी है। किंग्सले डेविस महोदय का कहना है कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, अर्थात एक छोटा क्षेत्रीय समूह जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाएं, उसे हम समुदाय के रूप में मानते हैं। इस संबंध में एक परिभाषा और है, बोगार्ड्स की परिभाषा। यह परिभाषा भी एक सरल परिभाषा है। बोगार्ड्स के अनुसार एक समुदाय एक ऐसा सांस्कृतिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। अर्थात एक समुदाय एक ऐसा सांस्कृतिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना होती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। तीसरी जो परिभाषा है वह है लुंडबर्ग की परिभाषा। लुंडबर्ग भी एक बहुत सरल परिभाषा देते हैं। लुंडबर्ग के अनुसार एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य एवं परस्पर जीवन व्यतीत करती है समुदाय कहलाती है। अर्थात एक मानव की जनसंख्या, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, आपस में पारस्परिक निर्भरता के अनुसार सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का संगठन, समूह, समुदाय कहलाता है। समुदाय की इन तीन परिभाषाओं के बाद समुदाय के जो महत्वपूर्ण आधार हैं वह तीन हैं। पहला है व्यक्तियों का समूह, अर्थात किसी भी समुदाय के लिए यह उसकी प्राथमिक आवश्यकता है कि व्यक्तियों का समूह होता है। व्यक्तियों के बिना ना तो सामान्य सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और ना ही सामुदायिक भावना की। अतः व्यक्तियों का समूह समुदाय के निर्माण के लिए प्रथम आधार है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। व्यक्तियों की समूह की प्राथमिक आवश्यकता के पश्चात समुदाय का जो दूसरा महत्वपूर्ण आधार है वह है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, अर्थात किंग्सले डेविस, बोगार्ड्स और लुंडबर्ग की परिभाषाओं के आधार पर तीनों ही परिभाषाएं एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की ओर संकेत करती हैं, अर्थात एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है और उस जनसंख्या में जो भावना है वह सामुदायिकता की होती है। अर्थात जो समुदाय का जो तीसरा आधार है वह है सामुदायिकता की भावना। सामुदायिकता की भावना से तात्पर्य हम की भावना से होता है, अर्थात एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह में पारस्परिक हम की भावना पाई जाती है। उदाहरण के लिए किसी भी एक ग्रामीण समाज को, किसी भी एक गांव जिसका एक नाम होता है को हम समुदाय से संबोधित करते हैं। उस गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हम की भावना से प्रेरित होता है। प्रत्येक गांव का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, साथ ही
प्रत्येक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अर्थात एक गांव में रहने वाले लोगों में व्यक्तियों की एक संख्या होती है, एक समूह होता है, अर्थात किसी भी गांव को हम समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण मान सकते हैं। अब हम समुदाय की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है स्वतः से विकास। समुदाय का विकास स्वतः होता है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा जानबूझकर नहीं किया जाता। समय के साथ साथ स्वतः विकसित होता जाता है। यह समुदाय की पहली विशेषता है कि समुदाय का जो विकास है वह स्वतः होता है, जानबूझकर या किसी व्यक्तियों के द्वारा इसको विकास नहीं किया जा सकता है। दूसरा है स्थायीपन। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण समुदाय की प्रकृति स्थायी होती है, अर्थात समुदाय में स्थायित्व का गुण पाया जाता है और यह स्थायित्व समुदाय की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है। तीसरा है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जो उस समुदाय के व्यक्तियों में हम की भावना जागृत करता है और उसे बनाए रखता है। उदाहरण के लिए किसी भी गांव का नाम मैं देशनोक ले सकता हूं या किसी भी शहर का नाम मैं ले सकता हूं, उदाहरण के लिए बीकानेर। इसलिए प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। मूर्तता। समुदाय एक मूर्त शब्द है। इसका कारण यह है कि एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों के समूह के रूप में हम इसे देख सकते हैं। यद्यपि समुदाय से संबंधित विभिन्न नियमों को तो नहीं देखा जा सकता है, अर्थात समुदाय एक मूर्त शब्द है। इसके कारण यह है कि एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों के समूह के रूप में हम इसे देख सकते हैं, यद्यपि समुदाय से संबंधित विभिन्न नियमों को नहीं देखा जा सकता है। अगली जो समाज की विशेषता है, समुदाय की विशेषता है, वह है व्यापक उद्देश्य। समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को लिए नहीं किया जाता है। यह स्वयं विकसित होता है और व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल होता है, अर्थात इसमें अनेक समूह, समिति एवं संस्थाएं समाहित होती हैं जो समुदाय के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में योग देती है, अर्थात समुदाय लक्ष्य आधारित ना होकर सामुदायिक जीवन आधारित होता है। इसलिए समुदाय का जो उद्देश्य होता है वह व्यापकता लिए होता है। समुदाय की जो अगली विशेषता है वह है सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव एवं त्योहार और संस्कार होते हैं जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता उत्पन्न करने में योगदान देते हैं। समुदायों में व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यही उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। प्रत्येक समुदाय के में जो व्यक्तियों का जो जीवन होता है वह सामान्य जीवन होता है। उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, खान पान होता है, रहन सहन होता है, वेशभूषा होती है, त्योहार होते हैं और एक रूपता के आधार पर उस समुदाय के लोग अपना जीवन जीते हैं। सामान्य नियम व्यवस्था समुदाय की सातवीं महत्वपूर्ण विशेषता है। यह समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सामान्य नियमों के माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है और उन पर नियंत्रण किया जाता है। प्रत्येक समुदाय के अपने कुछ सामान्य नियम होते हैं और उन नियमों के आधार पर उस समाज के, उस समुदाय के लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। आत्मनिर्भरता। समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे किसी भी अन्य समुदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आत्मनिर्भरता का अर्थ भौतिक दृष्टि से ना होकर सामाजिक दृष्टि से होता है, अर्थात समुदाय सामाजिक आत्मनिर्भरता का गुण लिए हुए होता है। एक समुदाय के अंतर्गत
सामान्य जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति मानव कर लेता है। इसलिए समुदाय में आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य व्यक्तियों के निकट रहता है, उनसे अंतःक्रिया करता है। इसलिए प्रत्येक समुदाय में जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं वह सभी व्यक्ति उस समुदाय के सदस्य अनिवार्य रूप से होते हैं, अर्थात समुदाय की सदस्यता अनिवार्यता लिए होती है। अब हमारी जो एक छोटी सी अवधारणा आती है सीमावर्ती समुदाय, हम उसको संक्षिप्त रूप से देखेंगे। सीमावर्ती समुदाय ऐसे समुदायों को कहा जाता है जिनमें कुछ विशेषताएं तो समुदाय की होती हैं, साथ ही कुछ विशेषताएं संस्था, समिति और समूह की भी देखने को मिलती है। वे पूरी तरीके से समुदाय के लक्षणों को व्यक्त नहीं करते, परंतु कुछ लक्ष्य समुदाय के उनके अंतर में होते हैं। उदाहरण के लिए जाति, जेल और पड़ोस, परिवार आदि को हम सीमावर्ती समुदाय कहते हैं। अब हम समाज और समुदाय में अंतर करेंगे। समाज और समुदाय में अंतर हम 7 कारकों के आधार पर करेंगे। पहला कारक है सामाजिक संबंध। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, जबकि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है। दूसरा जो अंतर है वह प्रथम कारक से ही उत्पन्न हुआ है। सामाजिक संबंध चूंकि अमूर्त होते हैं, अर्थात समाज अमूर्त होता है, और व्यक्तियों के समूह चूंकि मूर्त होता है, दिखाई देता है, अर्थात समुदाय में मूर्तता का गुण होता है। इस आधार पर समाज और समुदाय में अंतर किया जा सकता है। तीसरा है भूक्षेत्र। समाज का भूक्षेत्र आवश्यक नहीं होता, अर्थात समाज के लिए भूक्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती, जबकि समुदाय के लिए एक निश्चित भूक्षेत्र आवश्यक होता है। समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों सामाजिक प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, जबकि समुदाय में सहयोगी भावनाएं आवश्यक होती हैं, संघर्ष नहीं होता है। समाज एक व्यापक अवधारणा है, जबकि समुदाय समाज का एक भाग है। समाज का अपना कोई विशिष्ट नाम नहीं होता है, परंतु समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, और नाम के कारण भी हम समाज और समुदाय में अंतर करते हैं। समाज की प्रकृति समग्रता लिए होती है, जबकि समुदाय की प्रकृति स्थानीय होती है, अर्थात समाज में समग्रता का गुण देखने को मिलता है, जबकि समुदाय में स्थानीयता होती है, अर्थात समाज व्यापक रूप से सभी को अपने में सम्मिलित करता है, जबकि समुदाय स्थानीय रूप से अपने को अपने अंदर संकलन करता है। इन 7 विशेषताओं के आधार पर हम समाज और समुदाय में अंतर को स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार हमारी आज की जो दूसरी अवधारणा थी, प्रथम पेपर की द्वितीय इकाई की दूसरी अवधारणा पूर्ण होती है। समुदाय और समाज। दूसरी इकाई में हमारी 8 अवधारणाएं पाठ्यक्रम में हैं। 2 अवधारणाओं पर चर्चा हम कर चुके हैं, समाज और समुदाय। अगले व्याख्यान में हम संस्था और समिति की अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। आज का जो व्याख्यान है वो यहीं समाप्त होता है।